हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज हम ट्वेल्थ क्लास का अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज सॉलिड स्टेट। ठीक है। वैसे सॉलिड स्टेट के बारे में आप मैटर के बारे में आप पढ़ते हो अपने लोअर क्लास में 9th 10th या फिर 11th में कि जो मैटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एनीथिंग विच हैव ऑक्यूपाइज सम मास एंड हैविंग सम वॉल्यूम। ठीक है, जिसका कुछ ना कुछ मास होता है और वो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, उसे हम मैटर बोलते हैं। और मैटर को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ठीक है, तो गैसीय स्टेट तो हम 11th में पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, उसके बाद 12th में हम पढ़ते हैं आपके सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट के बारे में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में कि देखिए सॉलिड्स के बारे में अगर हम नॉर्मल बातें करें तो सॉलिड्स क्या होते हैं। सॉलिड्स होते हैं हार्ड, ब्रिटल, डक्टाइल, मेलिएबल होते हैं। ठीक है, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें पता होता है। ठीक है, यहाँ हम सॉलिड को कुछ और तरीके से डिवाइड करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो इजी चैप्टर है, थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला चैप्टर होता है ये, थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि 3D का थोड़ा सा इसमें कुछ यूज होता है। ठीक है, तो इजी है, ऐसा कोई टफ नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे। और क्वेश्चंस वगैरह इसमें से पूछे जाते हैं मेंस वगैरह में, नीट में। ठीक है, तो हर कंपटीशन एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते ही हैं। तो इजी सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और न्यूमेरिकल भी, दोनों पोर्शन आपके इसमें क्या होते हैं, कवर होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th, दैट इज सॉलिड स्टेट। ठीक है, नेम ऑफ द चैप्टर इज सॉलिड स्टेट। देखिए, अगर हम सॉलिड स्टेट में बात करें तो हम सॉलिड्स को यहाँ क्लासीफाई करेंगे सबसे पहले दो टाइप में। आपको एक चार्ट फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, दो टाइप के सॉलिड्स होते हैं, एक होते हैं आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एक होते हैं एमोर्फस सॉलिड्स। दो टाइप के आपके क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमोर्फस सॉलिड्स। ठीक है, तो देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन कौन से सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो जैसे आपने पढ़ा होगा आपके 9th 10th या 11th क्लास में कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रेफाइट, कार्बन के दो टाइप के क्या होते हैं, आइसोटोप होते ये सॉलिड्स होते हैं। एक तो क्रिस्टलाइन होता है, कार्बन के दो फॉर्म होते हैं, एक तो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है और एक अमोर्फस फॉर्म होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन में ग्रेफाइट आता है, डायमंड आता है, बस बकमिनिस्टर, फुलरिन, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कैटेगरी में। वहीं अगर हम एमोर्फस सॉलिड्स की बात करें तो एमोर्फस सॉलिड में आपके क्या आएगा, कोल आ जाएगा। ठीक है, कोल, कोक, लैंप ब्लैक, ये सब आपके कार्बन के अमोर्फस सॉलिड्स हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है इनमें पैकिंग का डिफरेंस है। ठीक है, जहाँ ग्रेफाइट और डायमंड्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, डेंसिटी इनकी ज़्यादा होती है, क्लोज पैकिंग होती है। वहीं कोल या लैंप ब्लैक, इनमें क्या होती है, पैकिंग जो होती है स्मॉल होती है, मतलब उनमें बीच में स्पेस रहता है, उतनी इफेक्टिव पैकिंग नहीं हो पाती है, इसलिए इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, कम होती है आपके क्रिस्टलाइन के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड्स को। इनमें पैकिंग जो होती है कुछ इस तरीके से होती है, जैसे मान लो अगर हम बात करें पैकिंग, वो तो हमने देख ही ली कि इनमें क्या होती है, क्लोज पैकिंग होती है और इनमें क्या होती है, आपके लूज पैकिंग होती है। ठीक है, जिसकी वजह से डेंसिटी भी क्या होती है, डिफर करती है। वहीं अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो भी एटम्स वगैरह हैं, ठीक है, जिन्हें हम स्फेरिकल फॉर्म में शो करते हैं, वो एक ऑर्डर्ड मैनर में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, उनका एक सही तरीका होता है अरेंजमेंट का। जबकि एमोर्फस सॉलिड में ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम बात करें
तो इनमें ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। जैसे यहाँ हम बात करें, अगर हम सॉलिड्स के बारे में बात करें तो देखिए मान लो ये ए है, फिर बी, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, ए बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर क्या आएगा, ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, मतलब इस तरह से कंटिन्यूसली चलता रहेगा ऑर्डर। हम अज्यूम कर सकते हैं ए के पास बी रहेगा, बी के पास ए रहेगा, यहाँ बी ए बी ए बी ए, सेम इसी तरह से नीचे क्या रहेगा, ए बी ए बी ए बी। मतलब यहाँ पे आपका ऑर्डर क्या रहता है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं उनका एक ऑर्डर फिक्स रहता है, ऑर्डर में रहते हैं, ठीक है, रिपीट होता है ऑर्डर, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट particles are in ordered manner। ठीक है, जबकि वहीं हम बात करें अमोर्फस सॉलिड्स में, तो अमोर्फस सॉलिड्स में क्या होता है, पैकिंग तो इसी तरह से रहेगी सॉलिड्स की। देखिए यहाँ देखिए ए मैंने लिया, फिर बी, अब आगे क्या लूँ, ए नहीं ले सकता, ना बी ले सकता हूँ, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता। आप बी ले सकते हो, फिर से ए ले सकते हो, फिर से बी ले सकते हो, फिर से बी आ जाए, फिर से बी आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ ए आ जाए, रिपीट हो जाए, यहाँ बी आ जाए, यहाँ फिर ए आ जाए, यहाँ बी आ जाए, यहाँ फिर बी आ जाए, फिर बी आ जाए दोबारा से, तो ऑर्डर कोई फिक्स नहीं होता है कि ऑर्डर फिक्स है। यहाँ बी आ जाए, दो बार बी आ जाए, फिर ए आए, फिर बी आए, फिर दो बार ए आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे आने वाला हम नहीं कह सकते, सिंपल सी बात है, पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता है, वो रैंडमली अरेंज होते हैं, ठीक है। उन्हें हम बोलते हैं आपके अमोर्फस सॉलिड्स, ठीक है। द ऑर्डर इज द ऑर्डर ऑफ constituent particles is not fixed। कोई फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सेकंड, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं आपके लॉन्ग रेंज ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड पार्टिकल्स एक लॉन्ग रेंज को फॉलो करते हैं ऑर्डर को, जबकि ये क्या होते हैं आपके शॉर्ट रेंज ऑर्डर को फॉलो करते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड पार्टिकल्स। इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि देखिए जैसे यहाँ पर ए बी ए बी ए बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, कंटिन्यूसली चलता रहेगा, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज, ठीक है, मतलब ऑर्डर फिक्स है आपका, लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। वही हम बात करें अमोर्फस सॉलिड में, आपने ए लिया, फिर बी लिया, फिर ए लिया, फिर बी लिया, बट बाद में फिर बी बी, ऑर्डर फिक्स नहीं हुआ आपके, केवल शॉर्ट रेंज तक ऑर्डर क्या हुआ, रिपीट हुआ, फिर रिपीट नहीं हुआ, ठीक है। इसी तरह से ए बी यहाँ तक रिपीट हुआ, फिर आगे रिपीट नहीं हुआ, यहाँ ए बी यहीं तक रिपीट हुआ, फिर आगे रिपीट नहीं हुआ, तो इनको हम बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड पार्टिकल्स। आपको ऐसा लगता है कि ये रिपीट हो रहे हैं, बट वो केवल एक शॉर्ट रेंज तक होंगे, बाद में रिपीट नहीं होंगे। ये डिफरेंस है आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमोर्फस सॉलिड्स में, ठीक है। इसके अलावा और भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, उनके बारे में हम बात करते हैं। एक बार आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए।
चलिए अगर हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज या डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस के बारे में बात करें क्रिस्टलाइन एंड आपके एमोर्फस में, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एकदम शार्प और क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो दे हैव a definite and sharp melting point, definite and sharp melting point होता है। ठीक है, and they also have a fixed heat of fusion। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है उनका, फिक्स होता है, डिफाइनाइट होता है। वहीं हम बात करें अमोर्फस सॉलिड के लिए तो इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, ये मेल्ट होते हैं ओवर दी रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक रेंज पर फिक्स आपके मेल्ट होते हैं। जैसे 10 डिग्री सेल्सियस से मेल्ट होना स्टार्ट हुआ और 50 डिग्री सेल्सियस पे जाके वो कंप्लीटली मेल्ट हुए, तो उसको बोलते हैं एक रेंज पर क्या हुआ, मेल्ट हो रहा है। दे हैव a range of temperature for melting point। ठीक है, and do not have a fixed heat of fusion। देखिए इसको मैं समझाता हूँ आपको। जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हीट करते हो तो हम क्या करते हैं, इसका एक हीटिंग कर्व होता है वो प्लॉट करते हैं, हीटिंग कर्व। ठीक है, जहाँ पे हम लेते हैं टेम्परेचर वाई एक्सिस पे टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यह है आपका हीटिंग कर्व, हीटिंग कर्व। ठीक है, तो जैसे जैसे आप हीट करोगे टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर बढ़ाओगे, मान लो पहले क्या था आपका, सॉलिड था, जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया एक फिक्स टेम्परेचर पर आके उसके बाद ये किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विड में। और ये जो फिक्स टेम्परेचर होता है इसे हम क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है यहाँ तक? पहले सॉलिड था, एक फिक्स पॉइंट पर आने के बाद वो क्या मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और उसे हम बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। और इस रेंज पर, इस टेम्परेचर पर कौन कौन एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड प्लस जो आपका लिक्विड है वो। ठीक है, फिर हमने जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये, लास्ट में फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फिर क्या बचेगा आपके पास, केवल और केवल लिक्विड। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होगा, एक टेम्परेचर आएगा जहाँ पर लिक्विड किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर्स में, उसे हम बोलते हैं आपका बॉइलिंग पॉइंट। और बाद में बॉइलिंग पॉइंट पर ही आपका क्या रहेगा, पूरा का पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट ये हो गया। तो ये जो रेंज है, ये जो फिक्स टेम्परेचर है क्या कहा क्रिस्टलाइन के लिए, दे हैव ए डिफाइनाइट एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है कि हाँ भाई 25 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट है, तो इसी 25 डिग्री सेल्सियस पर ही सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, आपके लिक्विड में। जब तक ये पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक आपका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ आप पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप क्या करते हो, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, यहाँ तक तो आ गया, फिर भी आप हीट सप्लाई कर रहे हो, तो वो हीट कहाँ जा रही है, वो जा रही है इनको, जो सॉलिड्स हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, उनको ब्रेक करने के लिए काम में आती है। ठीक है, तो सॉलिड्स किस में कन्वर्ट होते हैं, आपके लिक्विड में। तो ये जो हीट दी जाती है यहाँ से यहाँ तक के लिए, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, ये कर्व है आपका किसके लिए, हीटिंग कर्व के लिए। सेम इसी तरीके से आप कूलिंग कर्व भी बना सकते हो, वही आपका टेम्परेचर और टाइम के बीच में कूल कर रहे हो आप, टेम्परेचर को धीरे धीरे डाउन कर रहे हो। ठीक है,
तो एक रेंज पर धीरे धीरे क्या होगा डिक्रीज होगा। पहले क्या रहेगा लिक्विड, फिर लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में, लिक्विड प्लस सॉलिड, और उसके बाद सॉलिड ही बचेगा आपके पास, केवल और केवल सॉलिड, और ज़्यादा अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे। ठीक है, सेम इसी तरह से आप उल्टा समझ सकते हो, सॉलिड है, सॉलिड को टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर लिक्विड से आपका सॉलिड प्लस लिक्विड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। सेम इसी तरीके से आपकी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये कौन सा कर्व हो गया आपका कूलिंग कर्व। दोनों बात एक ही है, बस आपको समझना है कि डिफरेंस क्या हो रहा है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड से शार्प मेल्टिंग पॉइंट और डिफाइनाइट मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिक्स होता है कि हाँ भाई 25, 100, 125 वाट एवर द मेल्टिंग पॉइंट वो फिक्स है, और फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन होती है। ठीक है, मतलब 1 किलोग्राम सॉलिड को 1 किलोग्राम लिक्विड में बदलने के लिए जो हीट चाहिए, हीट ऑफ एंथैल्पी या हीट ऑफ फ्यूजन, वो फिक्स रहेगी, उसमें चेंजेस नहीं आएगा। वहीं हम बात करें अमॉर्फस सॉलिड में, तो इसके लिए अगर हम कर्व बनाएं टेम्परेचर वर्सेस टाइम के लिए, तो इसके लिए अगर हम कूलिंग कर्व बनाएं, कूलिंग कर्व, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इस तरीके से आपका क्या बनेगा कूलिंग कर्व बनेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है एक रेंज पर ये क्या होगा, जैसे मान लो ये रेंज है, यहाँ से ये मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, यहाँ तक जाके क्या होगा कंप्लीटली मेल्ट होगा, तो इस रेंज पर ये मेल्ट हो रहा है। एक रेंज है, रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे ही हम क्या बना सकते हैं इसके लिए हीटिंग कर्व, टेम्परेचर और टाइम के लिए कुछ इस तरीके से आएगा। ये इसकी मान लो रेंज हो गई कि मान लो ये 27 डिग्री सेल्सियस है, ये आपका 127 डिग्री सेल्सियस है, तो इस दोनों के बीच में क्या हो रहा है आपका अमोर्फस सॉलिड मेल्ट हो रहा है। जैसे रबड़ हो गए, प्लास्टिक्स वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं प्लास्टिक को आप जैसे ही बर्न करते हो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट होता है, एकदम तो मेल्ट नहीं होता है ना, धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट होता है, तो वो एक रेंज पर जाके क्या होते हैं कंप्लीटली मेल्ट होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं आपके अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, सो दे हैव ए रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर मेल्टिंग पॉइंट एंड दे डू नॉट हैव फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर, ये आपका कौन सा कर्व है हीटिंग कर्व, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, हीटिंग कर्व। क्लियर है, चलिए, तो ये 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम बाकी के पॉइंट ऑफ डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उनके बारे में बात करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में बात करें तो ये फॉर्म कैसे किए जाते हैं, दे आर फॉर्म बाय स्लो कूलिंग। इनको हम स्लो कूलिंग करके भी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, और कंट्रोल कूलिंग होनी चाहिए। ठीक है, दे आर फॉर्म्ड बाय स्लो एंड कंट्रोल्ड कूलिंग। ठीक है, जबकि अमोर्फस सॉलिड्स जो होते हैं आपके वो सडन कूलिंग से फॉर्म किए जाते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय सडन, और इसको हम बोलते हैं रैपिडली कूलिंग। देखिए, जब आप स्लो कूलिंग करते हो तो जो पार्टिकल्स होते हैं आप उनको टाइम देते हो कि वो अरेंज कर सके अपने आप को। ठीक है, तो जब भी पार्टिकल्स को टाइम दिया जाता है अरेंजमेंट का, तो वो एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या होते हैं अरेंज होते हैं। तो जब सिस्टमेटिक तरीके, तो वही हम बात कर रहे थे कि
ये जो फॉर्म किए जाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपके स्लो एंड कंट्रोल कूलिंग से किए जाते हैं, क्योंकि जब आप इनको स्लोली क्या करते हो, फॉर्म करते हो, तो इनके पार्टिकल्स को सेट होने के लिए टाइम मिल जाता है। और जब सेट होने के लिए टाइम मिल जाता है, ये किस फॉर्म में सेटल होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के फॉर्म में। लेकिन वहीं आप इनको अगर क्या करो, सडन कूलिंग कर दो, तो जहाँ है वहीं के वहीं क्या हो जाते हैं, ये फ्रीज हो जाते हैं। तो एकदम से फ्रीज होने की वजह से ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज नहीं हो पाते हैं, जबकि अमोर्फस में ये कैसे रह जाते हैं, इनकी डेंसिटी वगैरह अरेंजमेंट क्या हो जाता है, प्रॉपर नहीं हो पाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, इनको हम ट्रू सॉलिड्स भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड्स। इनको ट्रू सॉलिड्स भी हम बोलते हैं, जबकि अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं ये ट्रू सॉलिड्स नहीं होते हैं। दे आर नोन एज सूडो सॉलिड्स। इनको सूडो सॉलिड्स भी बोलते हैं, या फिर और सुपर कूल्ड लिक्विड भी इनको क्या है, बोला जाता है। ठीक है। ट्रू सॉलिड्स की बात जब आएगी तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को बोला जाता है, जबकि जो अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं उनको ट्रू सॉलिड नहीं बोला जाता है। वो सॉलिड्स होते हैं बट उनमें सॉलिड की प्रॉपर्टीज पूरी तरीके से नहीं होती। इनको हम सूडो सॉलिड्स बोलते हैं। ठीक है। या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखिए इनकी टेंडेंसी क्या होती है, फ्लो करने की होती है। जैसे मान लो जो पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह रहती है, जो ग्लास पैनल बनाए जाते हैं किसी भी बिल्डिंग के लिए, हमेशा प्रॉपर थिकनेस वगैरह के बनाए जाते हैं। मान लो इसकी अपर थिकनेस है 10 mm, ठीक है, बॉटम है आपकी 10 mm थिकनेस है। ठीक है। कुछ सालों बाद क्या होता है, जब आप इसकी थिकनेस मेजर करते हो तो वो हो जाती है अराउंड 9.75 mm, और इसकी बढ़ के हो जाती है 10 मान लो 5 mm। ठीक है, 10.25 mm ऐसा मान लो। तो इसकी लेंथ बढ़ कैसे गई, और मतलब थिकनेस, और इसकी जो अपर वाले ग्लास है की थिकनेस कम कैसे हो गई। तो होता क्या है कि ये जो ग्लास होते हैं ये होते हैं अमोर्फस सॉलिड्स। ठीक है। जो ग्लास के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्लोली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, डाउनवर्ड की तरफ फ्लो करते रहते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ठीक है। तो ऐसा नहीं थोड़े टाइम बाद ही आपको थिकनेस ज़्यादा दिख जाएगी, बहुत लंबे टाइम बाद। ठीक है। यहाँ थिकनेस ज़्यादा हो जाती है, यहाँ थिकनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आपने देखा भी होगा जो बसें वगैरह रहती है प्राइवेट या फिर रोडवेज बसें जो रहती है आपकी गवर्नमेंट की, तो उनमें जो खिड़कियाँ लगी रहती हैं उनको हमें बहुत सी बार अगर बस पुरानी है तो धक्का देख के क्या करना पड़ता है, खोलना पड़ता है या क्लोज करना पड़ता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि ये जो थिकनेस है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। अब जो मेटल की स्ट्रिप रहती है वो तो फिक्स रहती है, अब उसमें से कांच क्या है बढ़ता जाएगा तो फिर उसको फिट नहीं हो पाती है, तो फिर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। तो रीज़न यही होता है कि बहुत सालों बाद होता है ये, नए में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट 5-10 साल बाद 15 साल बाद क्या होता है, जो ग्लास है वो धीरे धीरे फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। पहले ही स्टार्ट करता रहता है लेकिन उसका इफेक्ट 10-15 साल बाद हमें महसूस होता है। ठीक है। इसलिए इनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं या फिर सूडो सॉलिड्स भी बोला जाता है। ठीक है। ये क्या है आपका ग्लास पैनल। ठीक है। दे आर आल्सो नोन एज सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स बिकॉज, आप आगे लिख सकते हो, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, उनकी फ्लो करने की टेंडेंसी रहती है। ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर कुछ 1-2 डिफरेंस और है उनके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमोर्फस सॉलिड में पॉइंट ऑफ डिफरेंस के लिए, तो देखिए
हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, तो इनका नेचर जो होता है एन आइसोट्रोपिक नेचर, एन आइसोट्रोपिक नेचर होता है इनका। जबकि एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं उनका नेचर होता है आइसोट्रोपिक नेचर, आइसोट्रोपिक नेचर। तो पहले इस चीज को समझते हैं कि एनाइसोट्रोपिक क्या होता है, आइसोट्रोपिक क्या होता है। ठीक है, आइसो का मीनिंग क्या होता है, आइसो का मीनिंग होता है सेम, आइसो का मीनिंग क्या होता है, सेम। ठीक है, तो आइसोट्रोपिक नेचर मतलब वो है कि क्रिस्टल आपके एमोर्फस सॉलिड्स जो होते हैं उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो हर डायरेक्शन में क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, they have same physical properties in all directions। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सब क्या होती है, अलग अलग डायरेक्शन में अलग आपकी सेम होती है। ठीक है, मतलब अगर हम कहने का मतलब ये है कि अगर आप मान लो या आप यहाँ से मूव करो या फिर यहाँ से मूव करो, एक्स डायरेक्शन में मूव करो या फिर वाई डायरेक्शन में मूव करो, किसी भी सॉलिड के लिए, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपके सेम आएगी। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक नेचर। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें एन आइसोट्रोपिक में, तो यहाँ पे क्या होगा, दे हैव डिफरेंट physical properties, different physical properties in different directions or in different directions। ठीक है, जैसे आप इस तरफ मूव करोगे एक्स डायरेक्शन में और इस तरफ मूव करोगे वाई डायरेक्शन में, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, दोनों डायरेक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट आएगी। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, आपका एन आइसोट्रोपिक नेचर। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्या बोला जाता है, एन आइसोट्रोपिक, और एमोर्फस सॉलिड्स को क्या बोला जाता है, आइसोट्रोपिक। होता कैसे है, देखिए मान लो ये आपने क्या किया, अरेंजमेंट किया हुआ है सॉलिड्स का अरेंजमेंट जो हम देख ही रहे हैं। जैसे आपको क्या किया गया, इस तरह से अरेंजमेंट करके दिया हुआ है। ठीक है, सॉलिड्स का जो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पढ़ते हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, रेगुलर होता है। जैसे पहला ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। यहाँ क्या आएगा, बी ए बी ए बी ए, फिर से ए बी ए बी ए और बी। ये रेगुलर अरेंजमेंट होता है। अब हम बात करते हैं फिक्स डायरेक्शन। जैसे मान लो हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वैल्यू क्या आ रही है, बी ए बी ए बी ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, एक रेगुलर पैटर्न चल रहा है। ठीक है, वहीं मान लो हम दूसरी इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या आ रहा है, ए, फिर ए, फिर ए, फिर ए, फिर ए, क्या आता जाएगा आगे, ए आता जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, हॉरिजॉन्टल में बी ए। जब आपका एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है डिफरेंट डायरेक्शन में, तो आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो भी क्या आएगी, डिफरेंट ही आएगी। बस यही रीज़न होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं एन आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में, और उनके लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें किसके लिए, अमोर्फस सॉलिड्स के लिए, तो देखिए सेम अरेंजमेंट हम यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे ये आपको अरेंजमेंट दिया हुआ है, ठीक है, देखिए यहाँ ए यहाँ बी, आगे क्या आएगा,
कुछ फिक्स है? नहीं है। ए भी लिख सकता हूँ मैं, फिर ए भी लिख सकता हूँ, फिर बी लिख सकता हूँ, फिर ए लिख सकता हूँ, यहाँ ए लिख सकता हूँ, यहाँ बी लिख सकता हूँ, यहाँ फिर से बी लिख सकता हूँ, फिर से बी लिख सकता हूँ, यहाँ ए लिख सकता हूँ, यहाँ ए लिख सकता हूँ, फिर यहाँ ए लिख सकता हूँ, बी लिख सकता हूँ, बी, फिर ए, फिर ए, फिर ए, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। यहाँ से यहाँ मूव किया, क्या है वैल्यू? ए बी 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 ए फिर ए बी, कुछ भी आ जाएगा, रैंडम है। यहाँ अरेंजमेंट किया हमने, क्या आया? ए बी ए, आगे क्या आएगा? बी, जरूरी नहीं है, फिक्स नहीं है, बी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, मतलब दोनों डायरेक्शन में आपका अरेंजमेंट क्या है? डिफरेंट है। और जब दोनों डायरेक्शन में आपका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है तो हम इसको सेम ही अरेंजमेंट मान के चलते हैं, ठीक है, कि हाँ यहाँ भी कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है, यहाँ पर भी कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में हम जो ऑर्डर लेते हैं वो क्या लेते हैं? सेम लेते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? आइसोट्रोपिक नेचर, ठीक है। और इनके लिए, क्योंकि ये आपकी क्या एक्सपेरिमेंटली प्रूवन चीज़ें हैं, ठीक है, इनके लिए जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो हर डायरेक्शन में उनकी वैल्यू क्या आती है? सेम आती है। क्लियर है? चलिए, तो ये कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हैं जो किस किस में आते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमोर्फस सॉलिड्स में। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे आपके पास? जैसा मैंने आपको बताया था, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरिन, ये सब किस में आएंगे? आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, ठीक है। अमोर्फस सॉलिड्स में क्या आएंगे आपके पास? मैंने आपको बताया था कोल आएगा, ठीक है, लैंप ब्लैक आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब किस में आएंगे? आपके अमोर्फस सॉलिड्स के अंदर आएंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो भी आपको ध्यान रखने हैं, क्या थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो आपको क्या करना है? ध्यान रखना है आपके ट्रू सॉलिड और रिगार्डिंग ट्रू सॉलिड्स और सूडो सॉलिड्स के रिगार्डिंग है, ठीक है। ग्लास, रबर वगैरह, प्लास्टिक्स, सब किस में आते हैं? आपके एमोर्फस सॉलिड्स में आते हैं। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था ग्लास का, तो वो भी आप एग्जांपल लिख सकते हो, ग्लास, रबर या प्लास्टिक, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? आपके अमोर्फस सॉलिड्स की कैटेगरी में। क्लियर है? चलिए, पॉइंट ऑफ डिफरेंस ध्यान रखने हैं आपको, इन्हें नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। उनका एक बार क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स 4 टाइप से हम इनको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट वन है दैट इज, हम इनको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो जिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके फॉर्म होते हैं। तो फर्स्ट वन जो आएगा आपका दैट इज आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स, तो आयोनिक सॉलिड्स कौन होंगे? आयोनिक सॉलिड्स में नाम से पता चल रहा है, इसमें आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो कौन होंगे? आयंस होंगे, केटाइंस और एनायंस। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे आपके पास? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे आपके पास? आयंस होंगे, केटाइंस एंड एनायंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और उनके बीच में फोर्स जो लगता है आपका, फोर्स क्या लगता है? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में वर्क करता है, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं इसके? NaCl, KCl, जहाँ पे भी आयंस बनते हैं, MgCl2, ठीक है, Mg3N2 एक्सेट्रा, ये सब आपके किस कैटेगरी में आएंगे? आयोनिक सॉलिड्स की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्लियर है। जहाँ पे आयंस बनते हैं
ये किस सॉलिड्स की कैटेगरी में आएंगे? आयोनिक सॉलिड्स की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेकंड टाइप है दैट इज मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स, इनके बीच में मेटेलिक फोर्स वर्क करता है और इनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो कौन से होंगे? मेटल्स होंगे। कौन से होंगे आपके? मेटल एटम्स। मेटल एटम्स एग्जाम्पल अगर हम देखें, जिंक, कॉपर, आयरन, ये सब जो भी हैं आपके, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? मेटेलिक सॉलिड्स की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। थर्ड वन जो आएगा आपका दैट इज नेटवर्क। नेटवर्क सॉलिड, और इनको हम बोलते हैं आपका कोवेलेंट सॉलिड्स। नेटवर्क सॉलिड्स या फिर कोवेलेंट सॉलिड्स। तो इनके बीच में पहली बात तो बॉन्ड कौन से होंगे? कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। और नेटवर्क सॉलिड है, नेटवर्क मतलब बहुत ही लार्ज अमाउंट में क्या होंगे? ये एटम्स एक दूसरे को अटैच करके हुए रखेंगे। जैसे ग्रेफाइट से आपके डायमंड्स वगैरह होते हैं, उनमें क्या होता है? कार्बन, अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इस टाइप का स्ट्रक्चर है, फिर ये कार्बन किसी और 3 कार्बन से, ये कार्बन किसी और 3 कार्बन से, इस तरीके से क्या है ये अरेंज कर रहते हैं। तो एक बहुत ज़्यादा सॉलिड क्या बनाते हैं? ये जाइंट नेटवर्क फॉर्म करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं? कोवेलेंट सॉलिड्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं आपके? ग्रेफाइट हो सकता है, ठीक है, सिलिका हो सकता है, डायमंड हो सकता है। ये सब किस में आएंगे आपके? नेटवर्क सॉलिड में। SiO2 सिलिका की अगर हम बात करें, SiO, Si, इस तरह से आपका एक कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? आपके नेटवर्क सॉलिड्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक बार आप क्या कीजिए, इसे नोट कीजिए, आगे थोड़ी सी जगह छोड़ देना नेटवर्क सॉलिड के आगे। फोर्थ अगर हम बात करें दैट इज मोलिकुलर सॉलिड्स। मोलिकुलर सॉलिड्स, ठीक है। इसी के आगे आप लिखना, मोलिकुलर सॉलिड्स में क्या होंगे? आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? मोलिक्यूल्स एटम होंगे, मोलिक्यूल्स एटम, ठीक है, या फिर मोलिक्यूल्स होंगे आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, ठीक है। मोलिकुलर सॉलिड्स को भी हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हम इसमें सबसे फर्स्ट आता है दैट इज H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। जैसे आइस, आइस में आप लोगों ने देखा ही होगा, वाटर क्या होता है? OH, ये ऑक्सीजन किसी 2 नए हाइड्रोजन के साथ क्या होगा? बॉन्डेड होगा। ये क्या है? आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, आइस की फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ये क्या है? आपका मोलिकुलर सॉलिड है। इसमें कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से होते हैं आपके पोलर बॉन्ड्स, जिसमें एग्जिस्ट करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स या पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और एक और एग्जिस्ट करेंगे दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर की अगर हम बात करें तो देखिए CO2 नॉन पोलर होता है, I2, Br2, Cl2, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? ये मॉलिक्यूल्स हैं। पहली बार मॉलिक्यूल्स भी कौन से हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, CO2, I2, Br2, Cl2। जैसे Cl2 इसी के नीचे आप लिखना, आई थिंक ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ।
ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। इसी के आगे मैं लिखता हूँ, जैसे CO2 है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ और इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। म्यू क्या हो जाएगा इसके लिए, नेट डाइपोल मोमेंट 0। तो मतलब ये क्या है आपका नेचर में नॉन पोलर है, ठीक है। आई एम श्योर इतना आपको पता होगा, ठीक है। तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, नॉन पोलर्स आपके हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। और इनमें नॉन पोलर, अगर हम बॉन्ड की बात करें, ठीक है, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ठीक है। जैसे मान लो आपका ये दो मॉलिक्यूल्स हैं न्यूट्रल आपके, ठीक है, नॉन पोलर है। तो इनमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स तो रहते ही हैं, घूमते रहते हैं। तो एक इंस्टेंट पर, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ऐसा होता है कि मान लो यहाँ पर इस एरिया पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाए, जितने इलेक्ट्रॉन्स है पोर्शन यहाँ पर क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए, फ्रिक्शन ऑफ टाइम के लिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो बहुत ही फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए होता है। अब जब यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया तो ये क्या करेगा, सामने वाले इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको दूर धकेलेगा, रिपल्शन होगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रहेंगे, कहाँ रहेंगे, पीछे की तरफ। तो इस एरिया पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, दैट इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। इंस्टेंटेनियस डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, या फिर इसको हम लंदन फोर्स भी बोलते हैं, लंदन फोर्स, जो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। पोलर की बात करें तो पोलर में क्या होगा, नॉन जीरो हो जाएगा, ठीक है। और पोलर में आप सॉलिड SO2 ले सकते हो, सॉलिड अमोनिया NH3, HCl ले सकते हो, ठीक है। जो पोलर्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है वो होता है डाइपोल, क्योंकि उनमें तो डाइपोल जनरेट हैं ऑलरेडी, क्योंकि वो पोलर है। तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कौन सा लगेगा, डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, ठीक है। आयनिक सॉलिड्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, आयंस होंगे, पहचानना आना चाहिए बस आपको। तो जहाँ आयंस बन रहे हैं, अब यहाँ कहीं आयंस तो फॉर्म हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो जहाँ आयंस फॉर्म हो रहे हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे, आपके आयनिक सॉलिड में। जहाँ नेटवर्क फॉर्म हो रहा है वो नेटवर्क सॉलिड की कैटेगरी में आएंगे, जैसे सिलिका हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड, ठीक है। मेटल्स के बीच में जो बनेगा वो मेटेलिक बॉन्ड हो जाएगा। और मोलिकुलर सॉलिड्स, तो चार कैटेगरी है जिसमें आपने क्लासिफाई किया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, ठीक है। तो ये तो था अपना थ्योरेटिकल पोर्शन, जो थोड़ा बहुत आपके केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास से भी रिलेटेड है। तो आई एम श्योर क्लियर हुआ होगा आपको ये, ठीक है ना, ईजी है, ऐसा कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। बस हाँ, आपको पहचानना थोड़ा बहुत आना चाहिए कि ये किस टाइप का सॉलिड है, ठीक है। इससे इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए इसे एक बार आप नोट कर लीजिए, ओके। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बात की अबाउट सॉलिड स्टेट के बारे में। हमने देखा कि जो सॉलिड्स होते हैं, जो नॉर्मल प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं छोटी क्लासों में कि हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, वो सब ठीक है। अब हमने क्लासीफाई किया उनको क्रिस्टलाइन और अमोर्फस, दो फेज में, ठीक है। और उनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, उनके बारे में हमने बात की कि क्रिस्टलाइन कैसे सॉलिड्स होते हैं और अमोर्फस सॉलिड्स कैसे होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस समझना आपको आना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में हमने बात की क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन।
क्लियर है? चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो मैथमेटिकल पोर्शन है, ठीक है, जैसे क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं, सॉलिड्स की जो पैकिंग होती है वो कैसी होती है, ठीक है, सॉलिड्स कैसे फॉर्म होते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर्स होता है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।